हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो थर्ड पेपर है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिसको हम शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। ये आप सभी का कॉमन सब्जेक्ट है और इस क्लास में ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स, इसको हम लोग फुल कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरे इजी नोट्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं और जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बाकी 400 क्वेश्चन कल हमने करा ही दिए थे, 2022 से 2025 तक के पीवाईक्यूज थे वो, और बाकी यहाँ से आपका इतना मटेरियल एनफ रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है, ऐसा ई.एम. बूटर कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है शिक्षा का प्रयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना, शैक्षिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना, शिक्षा का कार्य विज्ञान व तर्क को कसौटी पर कसना है। ये सारी ही शैक्षिक तकनीकी के तात्पर्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तकनीकी विज्ञान का कला में क्या प्रयोग है? देखिए, तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है, ऐसा किसने कहा है? ओफिस ने कहा है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो यह आपका ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष 1926 में हुआ था। शैक्षिक तकनीकी के कार्य हैं पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, सुधार करने के लिए पुनर्बलन देना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया था? ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा खोला गया था। ऑप्शन यहाँ भी डी राइट हो जाता है। भारत में किस दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए हैं? 1970 के दशक में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1972-73 में हुई थी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत काम करता है? एनसीईआरटी के अंतर्गत काम करता है। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता ब्राइमर को माना जाता है। शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया है? लुम्सडेन ने। अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। यह स्टेटमेंट किसका है? डेसिको का स्टेटमेंट है। शिक्षण तकनीक का उद्देश्य है प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना, ज्ञान का संचय, प्रसार एवं विकास करना, शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार करना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शैक्षिक तकनीक की द्वितीय का दूसरा नाम है कोमल उपागम। क्या नाम है? कोमल उपागम। सिल्वरमैन ने किस सन में कठोर सामग्री तकनीक को सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया? ये दिया था 1968 में। कठोर सामग्री के स्रोत हैं, तो कठोर सामग्री में आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, क्योंकि जो मनोविज्ञान है ये शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का आधार है। ठीक है, कोमल शिल्प उपागम जो है वो मनोविज्ञान पर आधारित है। तो यहाँ पे ये होगा नहीं, ये आपका द्वितीय का शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, बचा भौतिक विज्ञान और गणित। तो अब इसमें गणित क्या है, हम मेंटली उसको सॉल्व करते हैं, और भौतिक में क्या है कि हम इसमें टूल्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं। तो कठोर सामग्री हमारी भौतिक सामग्री आ जाएगी इसमें, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। कोमल शिल्प तकनीकी को सृजनात्मक तकनीकी नाम किसने दिया था? सिल्वरमैन ने। किसने नाम दिया? ये सिल्वरमैन ने नाम दिया था। शिक्षा में प्रणाली उपागम के उपयोग हैं। शिक्षा में प्रणाली उपागम का उपयोग क्या है? प्रभावी योजना बनाने के लिए, उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय, गुणवत्ता पर भी नियंत्रण। सारे ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। कठोर शिल्प तकनीक की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक विश्व बंधुत्व और सहयोग की भावना को जागृत करना। कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्रव्य कठोर सामग्री है। श्रव्य देखिए, इसमें रेडियो, टेलीफोन, शिक्षण मशीन, ये सभी श्रव्य भी हैं, कठोर सामग्री भी हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दृश्य कठोर सामग्री कौन सी है? तो इसमें मानचित्र हो गया जिसको देख सकते हैं, कठोर सामग्री है। ग्लोब हो गया, शैक्षिक खेल उपकरण हो गए। एक तो कठोर, ऊपर से इनको देख भी सकते हैं, तो कठोर दृश्य कठोर सामग्री हो जाएगी। श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री आपकी इसमें इंटरनेट, फैक्स मशीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
शैक्षिक तकनीकी तृतीय है, तो शैक्षिक तकनीकी तृतीय में आपका प्रणाली उपागम आ जाता है। ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय में आ जाता है। शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक कौन थे? मृदु उपागम यानी कोमल शिल्प उपागम के जनक कौन थे? बीएफ स्किनर, लुम्सडेन नहीं है, बीएफ स्किनर को माना जाता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक शैक्षिक तकनीकी प्रथम का उदाहरण है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम है हार्डवेयर, द्वितीय में आपका सॉफ्टवेयर आ जाता है। किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का संबंध किससे है? अधिगमकर्ता के व्यवहार से है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पर शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख क्षेत्र में व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी तीनों आ जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वह तकनीकी जो पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित है वह है व्यवहार तकनीकी। कौन सी हो जाएगी? व्यवहार तकनीकी हो जाएगी। व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं हैं, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, सभी कोमल उपागमों का प्रयोग होता है, बालक के सर्वांगीण विकास में भी सहायक। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक हैं हंट। यहाँ पे शिक्षण देखिए इसमें हंट, ग्लेसर, ब्रूनर सभी को शिक्षण तकनीक के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, तो यह किसने कहा? स्मिथ ने कहा है। अगला क्वेश्चन है अनुदेशात्मक तकनीकी की विशेषता है। ये शिक्षक मार्गदर्शक का काम करता है, छात्र को पुनर्बलन मिलता है, स्वावलंबन की शिक्षा भी दी जाती है। यह अनुदेशात्मक तकनीक की विशेषता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सिमुलेटेड शिक्षण किसके अंतर्गत आता है? व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत। शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य क्या हैं? इसका उद्देश्य है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, बालकों में निहित शक्तियों का उद्घाटन, किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ भी राइट हो जाता है। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं आपके ग्लेसर, प्रेसी, गिलबर्ट, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ भी आपका राइट हो जाएगा। इसमें सभी को इसलिए माना जाता है क्योंकि जो अनुदेशन तकनीकी है इसका देखिए अनुदेशन जो तकनीकी है इसका प्रमुख आधार मनोविज्ञान ही है। अब इसमें आपके बीएफ स्किनर हो गए, रॉबर्ट ग्लेसर हो गए, क्राउडर हो गए, गिलबर्ट हो गए, लुम्सडेन हो गए, ये इन सभी मनोवैज्ञानिकों का इस विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो इसलिए इसको इन सभी को माना जाता है कि सभी इसके प्रवर्तक हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? अनुकूलन के द्वारा होती है। शिक्षण तकनीक में पाठ्यवस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया जाता है? 4 सोपानों में, जिसमें पहला आपका नियोजन आ जाता है। पहला क्या आता है? पहला नियोजन, और दूसरे नंबर पे व्यवस्था, दूसरे पे क्या आता है? व्यवस्था। 3 नंबर पे मार्गदर्शन, क्या आ जाएगा? मार्गदर्शन आ जाएगा। और 4 नंबर पे आएगा आपका नियंत्रण। 4 पे क्या आएगा? नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। ये होते हैं 4। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है पाठ्यवस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? शिक्षण तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीक के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? नियंत्रण के अंतर्गत। शिक्षण तकनीक के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया जाता है? वह है नियोजन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? 1961 में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? ये आपका किस विश्वविद्यालय में? इलिनॉस। किस विश्वविद्यालय में हुआ? इलिनॉस में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता क्या है? यह नवीन और मौलिक प्रणाली पर आधारित है, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप है। ऑप्शन जो ए डी है वह राइट हो जाएगा। कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सह अधिगम। क्या नाम है? कंप्यूटर सह अधिगम। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है। यहाँ पे शिक्षक, छात्र, कंप्यूटर इन सभी की भागीदारी होती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? इसकी प्रक्रिया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन, प्रबंधन अनुदेशन इन सभी के रूप में जाना जाता है। ड्रिल अनुदेशन है, ड्रिल अनुदेशन व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व, अभ्यास करना, ये सभी ड्रिल अनुदेशन के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें आपका पावर पॉइंट आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या कहते हैं इसको हम?
हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर जो है यहाँ एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ था? ई लर्निंग का आरंभ, देखिए ई लर्निंग का आरंभ कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, सिंपल सी बात है। ई सामग्री का उपयोग छात्रों द्वारा किस स्तर पर किया जा सकता है? बड़े स्तर पर किया जा सकता है, वृहद स्तर पर किया जा सकता है। आभासी कक्षा कक्ष है, यह ई लर्निंग है। क्या है? ई लर्निंग का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो जाएगा। इंटरनेट की उस सेवा को जो वीडियो एवं ऑडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। किसके अंतर्गत? वे सभी प्रकार के अधिगम आते हैं जिसमें सूचना एवं संप्रेषण की सहायता से अधिगम को सरल बना सकते हैं, वह है ई लर्निंग। स्मार्ट क्लास की संरचना में शामिल नहीं है, इसमें टेलीविज़न नहीं होता है, बाकी आपका स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, डिजिटल प्रोजेक्टर ये सब होता है, टेलीविज़न इसमें नहीं होता है। ई लर्निंग का उपयोग संपूर्ण विश्व में किसकी सहायता से किया जाता है? वेब या फिर सीडी रोम के माध्यम से। वर्तमान युग किसका युग कहा जाता है? कंप्यूटर का। आज के समय में कौन सी शिक्षा अपने नए आयाम स्थापित कर रही है? दूरवर्ती शिक्षा। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण देन है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? लेखन के माध्यम से विचार करने की क्षमता ई लर्निंग में महत्वपूर्ण कौशल है। ई लर्निंग की विशेषताएं हैं तो इसमें आपका अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, ज्ञान प्रबंध, मूल्यांकन में शीघ्रता, ये सभी ई लर्निंग की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। यह कथन किसका है? तो यह जेम्स एम थाइन का स्टेटमेंट है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। शिक्षण प्रबलन की कॉन्टीजेंसीज का क्रम है, यह स्किनर का स्टेटमेंट है। शिक्षण की विशेषताएं क्या है? छात्रों को सामाजिक मूल्यों का अवबोध कराना, औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है। ठीक है, और शिक्षण आपका औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है। शिक्षण एक सततगामी प्रक्रिया है, ये सारे ही शिक्षण की विशेषताएं हैं, नो डाउट। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, स्मिथ ने कहा। शिक्षण के अंग हैं, एक तो सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला, दोनों ही शिक्षण के अंग हैं। एक उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं, छात्र शिक्षक के संबंध मधुर होते हैं, व्यक्ति स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण है, शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों ही है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का परिचायक है, तो उसकी सफलता का परिचायक क्या हो जाएगा? इसकी शिक्षण विधि, शिक्षण शस्त्र, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण, ये सभी शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता के परिचायक हैं। शिक्षण का मुख्य अर्थ क्या है? इसका मुख्य अर्थ होता है प्रेरित करना, सूचना देना, मार्ग प्रदर्शक, क्रियाशील, ये सभी शिक्षण के मुख्य अर्थ हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। शिक्षण की प्रक्रियाओं को किन अवस्थाओं में विभक्त किया गया? इसको पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था, उत्तर क्रियावस्था में विभक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना, ये सभी शिक्षण के उद्देश्य हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, यह कथन बीओ स्मिथ का है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन जॉन एडम्स का है। शिक्षण प्रक्रिया का परिणाम है अधिगम, क्या होता है? अधिगम। शिक्षण की प्रक्रियाओं के अनुभव एवं क्रियाओं से क्या होता है? इनसे अधिगम होता है। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? खेल विधि के प्रवर्तक आपके फ्रॉबेल हैं। कौन है? फ्रॉबेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुकरात विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि कहते हैं। योजना पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? किलपैट्रिक ने। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं वर्णन, प्रश्नोत्तर, कहानी, ये सभी शिक्षण विधियों के प्रकार हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता आपके फ्रेडरिक फ्रोबेल है। ठीक है, इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की थी, वो भी खेल पर आधारित थी। ठीक है, निम्न में से किसे प्राचीन विधि के रूप में जाना जाता है? व्याख्यान विधि को। विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? विद्यालय को बगीचा कहा है फ्रोबेल ने। खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक एवं जन्मजात शक्ति है, यह कथन किसका है? खेल एक स्वाभाविक, आनंददायक व जन्मजात शक्ति है, यह मैकडूगल का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है स्पष्टीकरण की विशेषता है, इसमें भाषा, विशेषता, क्रमबद्धता, ये सब होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
एंड छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो ये वाद विवाद प्रविधि में आता है, जहाँ बालक अपने विचारों को अपने तरीके से रख सकता है। व्याख्यान देना भी कभी कभी शिक्षण की प्रणाली कहा जाता है, ऐसा रेन कहते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र श्रोता बने होते हैं, छात्र यहाँ पे निष्क्रिय श्रोता बने होते हैं। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान दिया जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? वर्णन विधि। कहानी कथन प्रविधि का प्रमुख गुण है, उसमें मनोरंजन, मनोवैज्ञानिकता, सरलता सब होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि विकसित देशों में दूरदर्शन का शैक्षिक प्रयोग हो रहा है 1950 से। ठीक है, दूरदर्शन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उपयोग क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, अनिवार्य शिक्षा देना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समायोजन करना। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं तुरंत पृष्ठ पोषण देना, दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत सस्ती होना, अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सभी लाभ हैं। ऑप्शन यहाँ भी डी राइट हो जाता है। इनसेट की स्थापना की गई थी, इनसेट की स्थापना 1982 में हुई। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग कहाँ होता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में। साइट का एक लक्ष्य था शिक्षा के स्तर की उन्नति करना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण पटल की आवश्यकता होती है प्रोजेक्टर में। कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन का उपयोग है मुख्य शिक्षण प्रणाली के रूप में, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, पूर्ण कक्षा शिक्षण के रूप में भी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। जनसंचार माध्यम की विशेषता है कि एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण। कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? अभ्यास पुस्तिका को जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। व्यक्ति से व्यक्ति तक की टेलीफोन वार्ता को 2 से अधिक व्यक्तियों तक बढ़ाना ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग क्या है? छात्रों को प्रेरित करना, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में भी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक है प्राप्य उद्देश्यों का ध्यान रखना। दूरदर्शन एवं ऑडियो सिस्टम के माध्यम से आमने सामने जो संप्रेषण होता है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ऐसा क्रो एंड क्रो कहते हैं। किसका स्टेटमेंट है? क्रो एंड क्रो का। अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन अधिगम को व्यक्त करता है, क्रोनबेक की परिभाषा है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ऐसा गिलफोर्ड कहते हैं। अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं क्या हैं? अधिगम विकास है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम सार्वभौमिक है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में जो चरण है, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, ये सभी अधिगम की प्रक्रिया में चरण है। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाता है। एक शैक्षिक उपग्रह है, एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। एजुसेट के उद्देश्य क्या है? दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना, अध्यापकों की कमी को दूर करना, प्रशिक्षणार्थियों में रुचि व अंतःक्रिया का विकास करना। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। इंटरनेट उपयोगी है, साइंटिस्ट, एजुकेटर्स, गवर्नमेंट, इन सभी के लिए इंटरनेट बहुत उपयोगी है। शिक्षण का क्या अर्थ है? शिक्षण का अर्थ होता है व्यावसायिक प्रक्रिया। क्या अर्थ होता है इसका? व्यावसायिक प्रक्रिया। शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा जॉन एडम्स कहते हैं। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है। शिक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट बर्टन का है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कहता है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ऐसा स्मिथ कहते हैं। अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारों में रूपांतर ही अधिगम है, यह कथन गेट्स और अन्य का है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी का संक्षेप में इसको हम ICT कहते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। संप्रेषक के अवयव नहीं है, इसमें टेलीविज़न संप्रेषक का अवयव नहीं है। संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ? 1940 में। ICT से संबंधित सभी विधियों, उपकरणों, अवधारणाओं को संदर्भित करता है। डिजिटल जानकारी संग्रहित करना, डिजिटल जानकारी भेजना, डिजिटल जानकारी रिकॉर्ड करना। यहाँ भी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोफेसर ग्राफी ने फोटोस्टेट का आविष्कार कब किया? 1900 में। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की उपयोगिता क्या है? भंडारण, प्रबंधन, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, ये सभी ICT की उपयोगिताएं हैं। सूचना एवं
संप्रेषण तकनीक का शिक्षा में लाभ क्या है? छात्रों का व्यक्तिगत विकास करना, शिक्षण प्रशिक्षण में सहायक होना, शैक्षिक प्रशासन में भी सहायक होना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आईसीटी में निम्न में से कौन से घटक शामिल हैं? तो इसमें आपका सूचना और संचार अवसंरचना आ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगा, संचार प्रौद्योगिकी भी आ जाएगा। ऑप्शन ए बी सी राइट हो गया। संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों एवं अभिमत से अन्य व्यक्तियों को परिचित कराना है। ईजी मेयर ने यह कहा है। संप्रेषण आपका द्विमार्गी, सतत प्रक्रिया, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सब हो जाएगा। आईसीटी में आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इमेज की सूचना के संयोग को मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ये आपका मीडिया प्लेयर, चैट ऑडियो दोनों रूप में आता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का प्रयोग हो रहा है प्रकाशन उद्योग में, शिक्षा के क्षेत्र में, घरों में, हर जगह मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको बताते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उससे ये रहेगा कि जो भी क्लास, जो भी अपडेट रहती है वहाँ फॉरवर्ड कर दी जाती है तुरंत। दूसरी बात यह है कि अगर आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर पाएँ, तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल लर्न विद एसपी सर, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर दिया है। आप वहां से क्लिक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें अब जैसे आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का लगा हुआ है जुलाई में, हम अब क्या करेंगे, जीरो लेवल से नहीं पढ़ाएंगे, हम वो क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस कराने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस का रिवीजन करने के लिए, उन क्वेश्चंस को एक बार देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लर्न विद एसपी सर को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वही आप तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि समय सिर्फ 1 महीना बचा यूपी टेट के लिए और क्रैक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे यूपी टेट दोबारा कब आएगा कोई पता नहीं, यही 5 साल बाद आया है, हो सकता है अगला 5 साल बाद फिर आए, तो इसलिए ठीक है। बाकी जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, लेकिन 100 क्वेश्चन का कलेक्शन अगर आपको देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। ग्राफिक्स के प्रकार हैं, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स, ये सभी ग्राफिक्स के प्रकार हैं। रास्टर ग्राफिक्स है ये आपका EMP, TI, EGIF, JPG, ये सभी रास्टर ग्राफिक्स के प्रकार हैं। श्रव्य उपकरण इसमें कौन है, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, सभी श्रव्य उपकरण हैं। मानचित्र जो है यह दृश्य उपकरण है। जो प्रोजेक्टर है ये क्या है, प्रोजेक्टर आपका दृश्य उपकरण है, सर्वदृश्य नहीं है, प्रोजेक्टर सिर्फ दृश्य उपकरण है, ये सब चीज़ों को दिखाता है। ठीक है भाई, हम एक्सटर्नल वो लगा ले साउंड वगैरह तो काम चल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना कब की थी, 1982 में। श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण तथा प्रभाव के संबंध में विविध अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। श्रव्य साधन के रूप में सर्वप्रथम विद्यमान था आकाशवाणी। ग्रामोफोन किस प्रकार का उपकरण है, ग्रामोफोन श्रव्य उपकरण है। श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया, जेम्स विलियम ने। ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंसी का। चित्रों को बड़ा करने हेतु प्रयोग होता है प्रोजेक्टर, क्या होता है, प्रोजेक्टर। ठीक है, इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है, तो इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, अपारनेट, प्रथम उत्पत्ति अपारनेट मानी जाती है। फ़ोन लाइन पर भेजे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं, किसके संकेत हैं, आपके एनालॉग सिग्नल के। इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है, एडवांस मेल। www, देखिए हाँ, www का मतलब होता है विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट सुविधा का प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995। इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं, इसमें आपका ईमेल, ई-कॉमर्स, फैक्स, ये सब आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक ही वेबसाइट पर कई वेब पेजों को देखना ब्राउजिंग कहलाता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। ई कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें ICI और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। GPRS नामक कई तकनीकी का प्रयोग हुआ सन 2000 में। रिमोट लॉक कहा जाता है, रिमोट लॉक यूजनेट को कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं, इसमें आपका लैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क सब आ जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सर्च इंजन है
आपका याहू, खोज, गूगल, ये सभी सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं। भारत में इंटरनेट का एक लाभ यह है कि छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी भी शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है व्यवस्था। प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप काम करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? H.C. बोल्ड का स्टेटमेंट है। विकासात्मक प्रतिमान की स्थापना किसने की? जीन पियाजे ने की। किसने? जीन पियाजे ने। विकासात्मक प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली। ये सभी विकासात्मक प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ग्लेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान आधारभूत शिक्षण प्रतिमान हो जाएगा। और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट ग्लेसर। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रतिमानों के विकास का क्या आधार है? तो अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। स्वामित्व तो अधिगम प्रतिमान के मुख्य प्रवर्तक ब्लूम माने जाते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आसू बेल माने जाते हैं। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के विकास का मूल आधार सूचना प्रक्रिया स्रोत है। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की प्रमुख विशेषता क्या है? आगमन सिद्धांत पर बल। ग्लेसर का आधारभूत शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? जागरूकता अभियान। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? प्रतिक्रिया सिद्धांत नहीं है। बाकी इसमें आपका संरचना, सामाजिक प्रणाली, उद्देश्य सब है, प्रतिक्रिया सिद्धांत इसमें नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान में संरचना के अंतर्गत क्रियाएं होती हैं। इसमें विषय सामग्री का संगठन, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को मजबूत बनाना, ये सब इंक्लूड है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रिया स्रोत, व्यक्तिगत स्रोत सब आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रत्यय किसी विशिष्ट क्षेत्र में उन घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन्हें विशिष्टताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। ये विशेषताएं एक समूह के सदस्यों को दूसरे से विभेदित करती हैं। यह कथन आसुबेल और रॉबिन्सन का है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान की रचना जॉन डेवी और किलपैट्रिक ने की है। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के तत्व नहीं है, तो आपका प्रतिक्रिया सिद्धांत नहीं है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान में शिक्षण तथा अधिगम का मुख्य आधार होता है, तो वह आपका शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम ये सब होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान में शिक्षण तथा अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? हाँ, ये तो ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन किया जाता है, तो वह मूल्यांकन आपका निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ में चले जाएंगे। समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान में प्रधानता दी, विद्यार्थी और समाजीकरण दोनों की प्रधानता दी गई है। समूह अन्वेषण अनुदेशात्मक प्रतिमान के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है। किसने कहा? प्रच्छा अर्थ का विश्वास है और वह किसी एक विषय के विशेष के चेतनावस्था के विभिन्न पहलुओं में एवं उसके मध्य एक नई संबद्धता के पाने की इच्छा से प्रेरित होती है, ऐसा सचमैन ने कहा है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रमुख उद्देश्य नहीं है विषय वस्तु का संगठन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक आसुबेल। अग्रिम संगठन प्रतिमान किस सिद्धांतों पर आधारित है? सूचना प्रक्रिया पर। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की संरचना में कौशलों का विकास सोपानों पर आधारित है। यह प्रदत्तों का संकलन, अभ्यास, प्रस्तुतिकरण इन सभी पर आधारित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान हो जाएगा। किस प्रतिमान को सामाजिक अंतःक्रिया तथा सामाजिक सीखने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग करते हैं? सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान को। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली किसने दी? नेडे फ्लैंडर्स ने। किसने दी है? नेडे फ्लैंडर्स ने दी है। कक्षीय अंतःक्रिया विश्लेषण को बांटा गया है दो भागों में। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की बुनियादी मान्यताएं क्या हैं? शाब्दिक कथनों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों और अध्यापकों में संबंध, निरीक्षण तकनीकी का प्रयोग करना। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्लैंडर्स ने संपूर्ण कक्षा कक्ष अंतःक्रिया विश्लेषण का अध्ययन कब और कहाँ किया? मिन्सोय विश्वविद्यालय 1955-60 के बीच में। फ्लैंडर्स ने संपूर्ण कक्षा कक्ष अंतःक्रिया को 10 भागों में बांटा है। प्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लैंडर के अनुसार वर्गीकृत किया है। निर्देश देना, व्याख्यान या भाषण देना, आलोचना या अधिकार दिखाना। ऑप्शन यहाँ भी डी राइट हो जाता है। फ्लैंडर्स की पद्धति सहायक है। शिक्षक के कक्षा में शाब्दिक व्यवहार के अध्ययन एवं
मूल्यांकन में फ्लैंडर्स की पद्धति सहायक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रियाएं क्या हैं? अंकन प्रक्रिया, अंकन अभिवन प्रक्रिया, ये अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन जो सी है वह आपका राइट हो जाएगा। फ्लैंडर्स विश्लेषण पद्धति में संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार को विभक्त किया गया। किसके माध्यम से विभक्त किया गया? तो यह आपका शिक्षक कथन, शिक्षार्थी कथन व मौन या विभ्रांति के माध्यम से विभक्त किया गया है। फ्लैंडर्स ने संपूर्ण शिक्षक कथन को उनके व्यवहार प्रदर्शन के आधार पर बांटा है, प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सी फ्लैंडर विधि की एक सीमा है? केवल संख्यात्मक परिस्थिति पर ध्यान देना इसकी एक सीमा है। प्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लैंडर्स ने वर्गीकृत किया है। भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना और अधिकार प्रदर्शन, ये प्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लैंडर्स ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण का संबंध किससे है? शिक्षक द्वारा कक्षा के व्यवहार का अध्ययन और मूल्यांकन करना। इतनी बात क्लियर है। कक्षीय अंतःक्रिया विश्लेषण को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शिक्षण अधिगम सूत्र के दौरान शाब्दिक अंतःक्रिया के वर्गों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इस तकनीकी के द्वारा कक्षा में अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार के परिणामस्वरूप एवं गुणात्मक आयामों को प्रकट किया जाता है। यह विचार किसका है? डॉक्टर एस.के. ठाकुर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में सूक्ष्म सक्षमता की ओर ले जाता है। यह कथन किसका है? बिर्ल विलियम्स का स्टेटमेंट है। किसका है? बिर्ल विलियम्स का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रमित अधिगम स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। किसने कहा? डी.एल. कुक ने कहा। अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अभिक्रमित अनुदेशन के 3 प्रकार हैं। एक तो रेखीय अभिक्रम, दूसरा शाखीय अभिक्रम और तीसरा आपका मैथेटिक्स अभिक्रम। ये 3 प्रकार हैं इसके। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत हैं, तो इसमें आपका व्यवहार विश्लेषण का सिद्धांत, छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, ये सारे ही सिद्धांत आ जाते हैं। ऑप्शन यहाँ डी राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व क्या हैं? उद्दीपन और अनुक्रिया, पुनर्बलन, पृष्ठपोषण, ये अभिक्रमित अनुदेशन के मूल तत्व हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं बी.एफ. स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए. क्राउडर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या हैं? मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शिक्षण संभव है, विद्यार्थी क्रियाशील होकर के सीखता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वह प्रोग्रामिंग जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ जाता है उसे रेखीय प्रोग्रामिंग कहते हैं। पुनर्बलन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण क्या हो जाएगा? दंड देना, डांटना, निंदा, ये सभी नकारात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण हो जाएगा प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार, ये सभी धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हो जाएंगे। अनुक्रिया के काम क्या हैं? देखिए, नवीन ज्ञान देना, छात्रों को अध्ययन में तत्पर रखना, सही समय पर पुनर्बलन प्रदान करना, ये अनुक्रिया के कार्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का क्या काम है? छात्रों को लघु इकाइयों द्वारा ज्ञान कराना, स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना, स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करना, ये सभी अभिक्रमित अनुदेशन के उद्देश्य हैं। अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिडनी एल. प्रेसी द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विशिष्ट आभासी विद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका चाहे वो कैनेडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी इंडियन हो या सीरियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो, ये सभी आभासी विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं अवास्तविक, ठीक है। और आभासी विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है ग्लोबल विलेज। क्या हो जाएगा? ग्लोबल विलेज। अगला क्वेश्चन कहता है इनसेट का सबसे पुराना समुदाय ग्लोबल विलेज लर्निंग हो जाएगा। आभासी शब्द का आभासी विश्वविद्यालय में स्वरूप है संस्थागत और निर्देशात्मक माध्यम के रूप में, इसलिए सी राइट हो जाता है। आभासी माध्यम का प्रयोग किया जाता है उच्च शिक्षा के रूप में, ठीक है। आभासी विश्वविद्यालय एवं 24 और एवं कितने दिन, ये कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कि आभासी विश्वविद्यालय जो है वह 24 घंटे 365 दिन, यानी कि यहाँ पे इसमें छात्र बिना किसी भी लिमिटेशंस के अपनी सुविधा के अनुसार 24 घंटे और पूरे साल के 365 दिन कभी भी जो है शिक्षण सामग्री जो भी होती है उसमें उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक ही होगा। उच्च शिक्षा में ई लर्निंग पद्धतियाँ छात्रों को बिना किसी आमने सामने की बाध्यता के ऑनलाइन माध्यम से
पूर्ण लचीलापन प्रदान करने में सहायक होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभासी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है कम खर्चीला। आभासी पाठ्यक्रम लचीला होता है। आभासी शिक्षा औपचारिक शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। आभासी कक्षा की विशेषताएं क्या हैं? मल्टीमीडिया के द्वारा चलती है। कक्षा और पाठ्यक्रम व्यवस्थित रहता है। समय और दिन की बाध्यता नहीं होती। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब अस्तित्व में है? अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुई थी, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा कब हुई? जेसी स्टूबर्ट के द्वारा। आभासी विश्वविद्यालय की अवधारणा लागू हुई 1995 में। आभासी कक्षा से अभिप्राय ऐसे कक्षों से है जिसमें प्रयोग होता है इंटरनेट, ईमेल, ऑनलाइन चैटिंग, सब कुछ। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का, ये हम कल करवा चुके हैं, जो 400 क्वेश्चंस की क्लास थी उसमें, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि यदि आप यूपी टेट सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं और बहुत वैल्यूबल कंटेंट चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है लर्न विद एसपी सर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यूपी टेट एग्जाम के लिए हम जीरो लेवल से शुरू ना करके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।